नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब पढ़े होंगे। आज हम होम मैनेजमेंट का टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, कला के तत्व पढ़ेंगे। देखेंगे कि होम मैनेजमेंट में किस तरीके से हम कला का उपयोग करते हैं और किस तरीके से उनके तत्वों को होम मैनेजमेंट में उपयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कला क्या है। अगर कला के बारे में हम बात करते हैं तो कला क्या है, जीवन को उत्कर्ष एवं आनंद की अभिव्यक्ति करती है। ठीक है, किस तरीके से आनंद की अभिव्यक्ति करती है उसके बारे में आगे बात करते हैं। कोई भी कला, चाहे वह चित्रकला हो, नृत्य कला हो, मूर्ति कला हो या संगीत कला हो, हस्तकला, भवन निर्माण कला अथवा गृह सज्जा कला हो, यह कलाकार के अंदर की भावनाओं को प्रकट करता है। अगर हम कला के बारे में बात करें कि कला क्या है, तो कला हमारे जीवन को उत्कर्ष, आनंद, उल्लास प्रदान करती है। और कला जैसे हम अपने भावों को, जब अपने भावों विचारों को, चाहे हम चित्र के माध्यम से, डांस के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, मूर्ति कला के माध्यम से जब प्रदर्शित करते हैं, वही कला कहलाता है। ठीक है, कला क्या है? अगर सिंपल से हम कला की डेफिनेशन देखें कि कला या आर्ट क्या है, जब हम अपने भावों विचारों को किसी भी माध्यम से, जैसे हम डांस के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, डांस के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से जब हम अपने विचारों और भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वही कला कहलाएगा। ठीक है, यह सिंपल सी परिभाषा कला की हो गई है। अब कला के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं को, कलात्मक विचारों को व्यक्त करता है, जिससे उसे मानसिक संतुष्टि एवं तृप्ति मिलती है। जब व्यक्ति डांस के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जब अपने भावों और विचारों को प्रकट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगी? एक मानसिक संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, अपने भावों को, विचारों को किसी भी माध्यम से जब हम प्रकट कर रहे हैं, वो कला कहलाया जा रहा है। और उस करने की प्रक्रिया से, अपने भावों और विचारों को प्रदर्शित करने के बाद व्यक्ति को एक मानसिक संतुष्टि मिलती है। ठीक है, ये कला की डेफिनेशन हो गई शॉर्ट। अब हम कला की परिभाषा सामान्य बोलचाल की भाषा में देखें कि कला क्या होता है। ये कला है, ठीक है, टाइपिंग एरर है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कला को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किस तरीके से? जब किसी भी दक्षता का उपयोग सौंदर्य एवं आकर्षण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो उसे कला कहते हैं। ठीक है, जब किसी दक्षता यानी कि किसी स्किल्स या कौशल का उपयोग हम सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो उसे हम कला या आर्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे डांस के माध्यम से एक स्किल्स चाहिए होती है डांस के लिए। ऐसे ही हर व्यक्ति डांस नहीं कर सकता है, ऐसे ही हर व्यक्ति गाना नहीं गा सकता है, हर कोई व्यक्ति चित्र नहीं बना सकता है। तो हमें उसके लिए एक स्किल्स की ज़रूरत होगी, और उस स्किल का उपयोग हम क्यों करेंगे? सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न करने के लिए करेंगे, तो वही हमारा आर्ट कहलाएगा। अब संक्षेप में, छोटे शब्दों में हम कला के अर्थ को समझें, तो कोई भी कार्य जिसमें सुंदरता का भाव जागृत हो तथा जिसके संपन्न होने में दक्षता एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता हो, वह कला कहलाती है। दोनों बात सेम है कि जब कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें स्किल्ड होना ज़रूरी है, हमारे पास उसके लिए कौशल होना ज़रूरी है, और उसमें हम क्रिएटिविटी कर रहे हैं, यानी कि उसमें सृजनात्मक तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो वही कला कहलाया जा रहा है। ठीक है, जब हम किसी भी काम को सुंदरता का भाव जागृत करते हैं, सुंदर तरीके से कर रहे हैं किसी कार्य को, और उसके लिए स्किल होने की ज़रूरत है, और उसमें क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो वही कला कहलाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि कला के तत्व। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे, काफ़ी बार नहीं, हर बार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कला के तत्व 7 होते हैं, हम जानते हैं। रेखा, आकार, नमूना, बनावट, रंग, प्रकाश और खालिस्तान, लाइन्स, स्पेस, पैटर्न, टेक्सचर, कलर, लाइट, ओपन स्पेस। ये सब 7 क्या हैं? कला के तत्व हैं। अगर हम कला के तत्व के बारे में बात करें कि 7 कला के तत्व हैं, हम किस तरीके से बात करेंगे? अगर हम रेखा पढ़ेंगे, लाइंस पढ़ेंगे, तो उसमें हम कौन कौन सी रेखा पढ़ेंगे? लंबवत, समतल, आड़ी रेखा, समतल या आड़ी रेखा, तिरछी रेखा या वक्र रेखा। कलर के बारे में मैंने डिटेल में बात की है, एक वीडियो बनी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखते हैं, अगर आपको कलर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी।
ठीक है। फिर आकार, आकार की अगर बात करें तो आकार में हम कौन कौन से आकार पढ़ेंगे? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, पंचभुजाकार और षष्ठभुजाकार। अगर नमूने की बात करें तो नमूना कौन कौन से पढ़ेंगे? प्राकृतिक नमूने पढ़ेंगे, भावनात्मक, ज्यामितीय और मिश्रित, खुला स्थान, ओपन स्पेस क्यों ज़रूरी होता है कला में, हम इसको भी देखेंगे। बनावट, पोत या टेक्सचर्स की बात करें तो कोमल, खुरदुरा, चिकना व दानेदार, इसका हम क्यों उपयोग करते हैं कला के तत्वों में, इसको हम देखेंगे। प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश और कृत्रिम प्रकाश का क्या महत्व है कला के तत्वों में, इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखा या लाइंस के बारे में। रेखा की अगर हम बात करें, रेखा गृह सज्जा में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है, किसी भी कला में प्राथमिक इकाई के रूप में प्रयुक्त होती है। अब रेखा कितनी इम्पोर्टेंट है, जब हम कोई भी कला दिखा रहे हैं तो उसमें प्राथमिक इकाई के रूप में रेखा को प्रयुक्त किया जाता है। रेखा का तात्पर्य दो बिंदु के मध्य का बहाव है। ठीक है, ये बहाव है, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है कि दो बिंदु के मध्य के बहाव है। यह बहाव जिस प्रकार का होगा वैसे ही रेखा बनेगी। उदाहरण के लिए सीधा, तिरछा, गोलाकार रेखा ही आकार बनाता है। अब रेखा क्या है? जब हम किसी भी तरह की सज्जा कर रहे हैं तो प्राथमिक इकाई के रूप में कला महत्वपूर्ण होती है, रेखा महत्वपूर्ण होती है। रेखा का तात्पर्य दो बिंदु के मध्य का बहाव है। जिस तरीके से दो बिंदुओं के मध्य का बहाव होगा उसी तरीके से हमें रेखा दिखाई देगी, जैसे तिरछी, सीधी रेखा, गोलाकार रेखा। ठीक है। अब हम पहले बात करेंगे लंबी रेखा के बारे में, वर्टिकल रेखा। अगर लंबी रेखा की बात करें तो ये हमें किस तरीके से प्रदर्शित होती है, क्या क्या प्रदर्शित करती है। लंबी रेखा की बात करें तो लंबाई में होने के कारण इससे लंबाई का आभास होता है। इन रेखाओं से ऊंचाई का प्रभाव उत्पन्न होता है, अतः इससे शीघ्र ही आकर्षण प्राप्त किया जाता है। अब जो लंबी रेखाएं होती हैं ये क्या कराती हैं? लंबाई का आभास कराते हैं, इसीलिए छोटे व्यक्तियों को लंबी लाइंस वाले कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है। और जो मोटे हैं उनको भी लंबी लाइंस वाले कपड़े पहनने चाहिए, जिससे उनके मोटे होने और छोटे होने का आभास नहीं होगा। तो ये लंबाई का आभास कराते हैं, ऊंचाई का आभास कराते हैं और इनसे शीघ्र आकर्षण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो चीज़ लंबी होंगी उनसे शीघ्र आकर्षण यानी कि जल्दी अट्रैक्टिव करते हैं ये। तो लंबी रेखा है, वर्टिकल रेखा हमको लंबाई का आभास कराते हैं और छोटे मोटे लोगों को लंबे लाइंस वाली वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। अब हम देखेंगे समतल रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। इनको हम पड़ी रेखा भी कहते हैं। पड़ी यानी कि ये कैसे ऐसे समतल पड़ी हुई हैं। यह भूतल के समांतर रेखा होती हैं जो निरंतरता का आभास देती है। ये इम्पोर्टेंट है, इनसे जो वर्ड बन रहे हैं, निरंतरता का आभास कौन देता है, लंबाई का आभास कौन देता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो ये क्या कराते हैं? निरंतरता का आभास कराते हैं, हमेशा चलते रहने का आभास कराती हैं। समतल रेखाएं, इनका उपयोग फर्नीचर में अधिक होता है। यह रेखा शांति प्रदान करने तथा आराम का भाव उत्पन्न करने वाली होती है। जो समतल या हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को हम पड़ी रेखा भी बोलते हैं। ये भूतल के समांतर होती हैं। ठीक है, और जो निरंतरता का आभास देते हैं, इनका उपयोग फर्नीचर में अधिक किया जाता है। ये शांति प्रदान तथा आराम का भाव उत्पन्न करती हैं पड़ी रेखाएं। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे तिरछी रेखाओं के बारे में। अब तिरछी रेखाएं क्या आभास कराते हैं? इन रेखाओं को ढलान वाली रेखा भी कहा जाता है। ढलान वाले की इस तरीके से नीचे को ढली हुई दिख रही है ना, इसलिए इन्हें ढलान वाली रेखाएं भी कहा जाता है। ये रेखाएं गतिशीलता की परिचायक होते हैं। ठीक है, हमेशा गतिशील रहने की ये परिचायक होते हैं। कभी कभी परिवर्तन की दृष्टि से भी इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। परिवर्तन की दृष्टि से हमेशा गतिशील रहने वाली रेखाएं कौन सी है? ढलान वाली रेखाएं यानी कि तिरछी रेखाएं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं वक्र रेखाएं, कर्व रेखाएं, इनको हम कर्व लाइंस भी बोलते हैं। इनका उपयोग क्यों किया जाता है? इन रेखाओं को गोलाकार रेखा भी कहा जाता है।
जो कर्व लाइंस हैं इनको हम गोलाकार रेखा भी कहते हैं। यह रेखाएं प्रकृति में अधिकांश पाई जाती हैं। किसी भी सजावट में विशिष्टता उत्पन्न करने हेतु वक्र रेखाएं प्रयुक्त की जाती हैं। यह रेखा आनंद एवं सौंदर्य का प्रतीक होती है। ठीक है, जो वक्र रेखाएं हैं आनंद एवं सौंदर्य का प्रतीक होती है। और जब हमें अपनी सजावट में विशिष्टता लानी होती है तब हम इन रेखाओं का उपयोग करते हैं। इन रेखाओं को हम गोलाकार रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी लाइन के बारे में बात करेंगे, आकार। कला के तत्व पहले हमने रेखा देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, आकार के बारे में बात करेंगे कि आकार का क्या महत्व है कला के तत्वों में। कला के तत्वों में अगर आकार की बात की जाए, कला का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व आकार है। दो या दो से अधिक रेखाओं के संयोग से एक आकार की रचना होती है। ठीक है, जब हम दो या दो रेखाओं का उपयोग करेंगे तभी हमें एक आकार की रचना होती है। और विभिन्न रेखाओं के परस्पर संयोग से भिन्न भिन्न आकार निर्मित होते हैं, जैसे वक्र, त्रिभुज, आयताकार, गोलाकार आदि किसी भी सज्जा के आधार पर होते हैं। ठीक है, आकार यानी कि फॉर्म क्या है, ये कला का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम दो या दो से अधिक रेखाओं का उपयोग करते हैं वो एक आकार की रचना करते हैं। ठीक है, जब दो लाइनों का उपयोग करेंगे, दो या दो से अधिक लाइनों का उपयोग करेंगे तो ये एक आकार बनाएंगे। और जो ये आकार हैं ये विभिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे त्रिभुज, वक्र, आयताकार, गोलाकार, इस तरीके से। ठीक है, तो वह वर्ग जो है, स्क्वायर वर्ग लाइन जो होती है, जब दो समतल तथा दो लंबी रेखाएं समान माप की होती हैं तो वो वर्ग बनाती हैं। ठीक है, जिस तरीके से दो समतल रेखाएं और दो खड़ी रेखाएं, ठीक है, दो लंबी रेखाएं जब समान माप की हो रही तो वो क्या कहलाएंगे, वो एक वर्ग बना देते हैं और वही वर्ग रेखाएं कहलाती हैं। इनमें हमको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, जो लाइंस हैं उनका किस तरीके से उपयोग करना है यही पढ़ना है। दो समतल रेखा और दो लंबी रेखाएं जब एक आकृति बनाती हैं तो उसी को हम वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आयताकार रेखा किस तरह। अगर आयताकार रेक्टेंगल रेखाओं का उपयोग देखें, जब दो समतल तथा दो लंबी रेखाएं असमान माप की हो तो वह आयत निर्मित होता है। जब दो लंबी रेखाएं समान माप की होंगी और जो तिरछी रेखा समतल रेखाएं समान माप की होंगी तो ये आयत का निर्माण करेंगी। लेकिन जो दो लंबी रेखाएं और दो समतल रेखाएं जो होंगी वो असमान होंगी। ये दो लाइनें एक समान होंगी और ये दो लाइनें एक समान होंगी तो ये एक आयत का निर्माण करेंगी। ठीक है, लाइंस का उपयोग इसमें कैसे किया जाता है, दो समतल और दो खड़ी रेखाएं जब असमान होंगी तो वो क्या करेंगे, एक आयत का निर्माण करेंगे, तो यही आयताकार रेखा कहलाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे त्रिभुज रेखाओं को किस तरीके से उपयोग करते हैं। दो तिरछी रेखाएं, ये दो तिरछी रेखाएं हैं त्रिभुज में, ये दो तिरछी रेखाएं तथा एक समतल रेखा। ठीक है, एक समतल रेखा के मिलने से जो त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है, त्रिभुज में दो तिरछी रेखाएं होंगी और एक समतल रेखा होगा तो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। और फिर हम देखें वृत्त। वृत्त में क्या होता है, दो वक्र रेखाओं के मिलने से वृत्त बनता है। ठीक है, वक्र इस तरीके से दो लाइनें जब मिलेंगी तो एक वक्र बनेगा, यही वक्र रेखा कहलाती है। ठीक है, ये वक्र रेखा है, सर्कल लाइन बोलते हैं हम इसको। फिर है पंचभुज। पंचभुज रेखा क्या है, चार तिरछी और एक समतल रेखा के मिलने पर पंचभुज का निर्माण होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरीके से बन के आएगा, चार त्रिभुज और एक समतल रेखा के मिलने से कौन सी आकृति बनती है, तो पंचभुज आकृति बनती है। ये चार तिरछी लाइन हो गई, 2 3 4 तिरछी लाइन और एक समतल लाइन। तो इन 5 लाइनों के माध्यम से जब चार तिरछी एक समतल लाइन मिलती है तो पंचभुज का निर्माण होता है। आगे दूसरी रेखा देखेंगे, षष्ठभुज। षष्ठभुज में क्या होता है, चार तिरछी और दो लंबी रेखाओं के मिलने से षष्ठभुज का निर्माण होता है। इसमें 6 भुजाएं होती हैं। अब इसमें चार क्या होंगी, तिरछी लाइन होगी, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन।
तिरछी लाइन और 2 लंबी लाइन्स होंगी। तो इन रेखाओं के मिलने से क्या बनेगा, षष्ठभुज बनेगा। और षष्ठभुज में 4 तिरछी लाइनें होती हैं और 2 लंबी लाइनें होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे पोत या बनावट। कला के तत्व में जो तीसरा है वो क्या है, पोत, यानी कि जिसे हम टेक्सचर या बनावट बोलते हैं। किसी भी पदार्थ के स्पर्शजन्य गुण को पोत कहते हैं। जब हम किसी भी पदार्थ को टच करेंगे, उसके बाद जो हमको लगेगा उसके बारे में कि ये चिकना है, ये खुरदुरा है, ये रोएदार है, तो वही क्या कहलाता है, पोत या बनावट कहते हैं। पोत सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। पोत का निर्धारण निम्न तत्वों द्वारा किया जाता है। स्पर्शजन्य अनुभव के माध्यम से हम बताएंगे कि इस कपड़े का टेक्सचर या पोत कैसा है। उसके माप द्वारा बताएंगे कि कपड़े की बनावट या पोत कैसा है। और प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से पता चलेगा कि वस्तु का पोत किस तरीके से है। ठीक है, पोत का निर्धारण मुख्य 3 आधार पर होता है, स्पर्शजन्य अनुभव से, माप द्वारा और प्रकाश के परावर्तन से। जब भी हम किसी वस्तु को छुएंगे, उसके पास जो टेक्सचर हमें फील होगा वही उसका पोत कहलाएगा। पोत, अब पोत के बारे में सरल शब्दों में समझे तो पोत वह है जो किसी वस्तु अथवा पदार्थ के गुणों को प्रस्तुत करने में सहायता करता है। पोत वह है जो दृष्टिगत गुणों को नाम से ही प्रस्तुत करता है, जैसे चिकना, मुलायम, स्पंजी, दानेदार, रोएदार, खुरदुरा, नुकीला या कड़ा। अब जब किसी वस्तु को हम छूते हैं तो हम बोलते हैं कि बहुत चिकनी है, मुलायम है, दानेदार है, स्पंजी है, रोएदार है। तो ये क्या है, उस कपड़े का पोत टेक्सचर है, उसकी बनावट इस तरीके से है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि वो वस्तु इस टेक्सचर्स की है, चिकनी टेक्सचर की है, नुकीली है, कड़ा है। तो ये उसका पोत को प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर जो कला के जो तत्व में आता है वो है नमूना, पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न से तात्पर्य है रेखा, आकार, बनावट एवं रंगों का आकर्षण ढंग से मिश्रण करना। किसी भी धरातल को सुंदर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब रेखा क्या है, नमूना क्या है, यानी कि पैटर्न क्या है, इसमें हम रेखा, आकार, बनावट एवं रंगों का जब आकर्षण ढंग से उपयोग करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, एक नमूना कहलाएगा। अब नमूने के भी प्रकार होते हैं। नमूने के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक नमूने, ज्यामितीय नमूने और मिश्रित शैली के नमूने। अब प्राकृतिक नमूने की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक नमूना क्या है, जब प्रकृति के विभिन्न वस्तुओं जैसे धरती, आकाश, पहाड़, जल, नदी, पक्षी, जानवर आदि को विभिन्न वस्तु के धरातल पर उतारा या चित्रित किया जाता है तो वह उस प्राकृतिक नमूना कहते हैं। इसमें प्रकृति की रेखाओं, रंगों, आकारों तथा बनावट को उतारा जाता है, जैसे हमें इस पैटर्न में दिख रहा है। जब हम क्या करेंगे, प्रकृति की चीज़ों को, प्रकृति में जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करेंगे, जैसे धरती का, प्रकाश का, पहाड़, जल, पक्षी, जानवर, जब उनका हम चित्रण करेंगे तो वो नमूने कैसे कहलाएंगे, प्राकृतिक नमूने कहलाएंगे। और ये नमूने हमको प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, दूसरा हमने बात की थी प्राकृतिक नमूने ऐसे, जैसे इस पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से उगता सूरज, फसलें, खेत, ये सब इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है। इसमें बर्ड और फ्लावर्स और लताएं, इनका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ज्यामितीय नमूने। अगर ज्यामितीय नमूने की बात करें, जिसे हम जियोमेट्रिकल पैटर्न्स बोलते हैं, विभिन्न रेखाओं के सहयोग से निर्मित नमूने। जब हम विभिन्न रेखाओं को मिला के नमूने बनाते हैं तो वो नमूने क्या कहलाते हैं, ज्यामितीय नमूने कहलाते हैं। इन नमूनों का प्रयोग विविधता उत्पन्न करने हेतु किया जाता है तथा यह नमूने आधुनिक चित्रकला का एक प्रगतिशील उदाहरण है। जो ज्यामितीय डिज़ाइंस होते हैं इनका उपयोग इनको हम कैसे बनाते हैं, लाइंस का उपयोग करके बनाते हैं। और जब हमें अपने नमूने में विविधता लानी होती है, वेरिएशन लाना होता है, तब हम ज्यामितीय नमूनों का उपयोग करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक्चर्स में, कोई लंबी रेखाएं हैं, तिरछी रेखाएं हैं और आयताकार रेखाएं हैं। इन रेखाओं के प्रयोग से जिस तरीके से पैटर्न बना है इसी को हम ज्यामितीय नमूने बोलते हैं। फिर हम आगे देखेंगे मिश्रित शैली के नमूने। मिश्रित शैली के नमूने क्या है, ये दोनों का मिला जुला रूप है। जब हम प्राकृतिक नमूने और
ज्यामितीय नमूनों का मिश्रण कर देते हैं, वही मिश्रित नमूने कहलाते हैं। मिश्रित शैली में नमूने प्राकृतिक व ज्यामितीय नमूने डिजाइन बनाए जाते हैं। यह नमूने पूर्ण रूप से कलाकार की मानसिक रचना होती है। जो मिश्रित शैली के नमूने होते हैं ये कलाकार पर आधारित होते हैं। इनमें दोनों चीज़ों का उपयोग हम कर सकते हैं, प्राकृतिक नमूनों का भी और ज्यामितीय नमूने का भी। जैसे हमें इसमें दिख रहा है कि कहीं कहीं पे फ्लावर्स बने हैं और कहीं कहीं पे क्या हुआ है, ज्यामितीय नमूने लाइन्स से डिजाइन बनी है। ठीक है, लाइन्स का उपयोग किया गया है, रेखाओं का उपयोग किया गया है, फिर नमूने बने हैं और कोई कोई इसमें क्या प्रकृति का चित्रण किया गया है। तो जब प्राकृतिक और ज्यामितीय दोनों को मिला देते हैं तो मिश्रित शैली के नमूने कहलाते हैं। ठीक है, फिर कला का हम अगला तत्व पढ़ेंगे रंग। रंग क्या है इसके बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में, अगर नहीं देखे तो देख सकते हैं। किसी भी कला को सुंदर, आकर्षक, विशिष्ट बनाने में रंगों का विशेष योगदान है। रंग जीवन की निरसता को समाप्त कर जीवन में उत्साह एवं सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये कला के तत्व हैं। फिर कला का तत्व प्रकाश है। प्रकाश का क्या महत्व है गृह सज्जा में? प्रकाश न केवल उपयोगी होता है बल्कि अलंकरण का भी एक अच्छा साधन है। प्रकाश व्यक्ति के मन में आशा, विश्वास, उल्लास उत्पन्न करता है, जबकि अंधेरा भय, निराशा, अवसाद आदि उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रकाश ये कला के तत्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब हम अलंकरण देना चाहते हैं अपनी सजावट में तो हम प्रकाश का उपयोग करते हैं। प्रकाश जो होता है ये आशा, विश्वास, उल्लास उत्पन्न करता है, जबकि अंधेरा भय, निराशा, अवसाद आदि को उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर प्रकाश दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश और एक होता है कृत्रिम प्रकाश। ठीक है, एक प्राकृतिक प्रकाश है और एक क्या है, कृत्रिम प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश जो हमें प्रकृति से मिलता है जैसे सूरज, चांद, तारे आदि से, और कृत्रिम प्रकाश जो प्रकृति से नहीं मिलता है उसे हम कृत्रिम प्रकाश कहते हैं, जैसे ट्यूबलाइट, लाइट बल्ब आदि। जो भी हमें कृत्रिम तरीके से मिल रहा है, प्रकृति से नहीं मिल रहा है, उसे हम कृत्रिम प्रकाश बोलेंगे। फिर है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का क्या उपयोग है कला के तत्व में? कला के तत्व में अगर रिक्त स्थान की बात करें, किसी भी कला में खाली स्थान का होना अत्यंत जरूरी है। रिक्त स्थान के अभाव में सज्जा की सार्थकता समाप्त हो जाती है। जब हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं और वहाँ पे अधिक हौच पौच करते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेगी, हमारी जो भी कला होगी उसकी सार्थकता, उसकी सटीकता को समाप्त कर देगी और सज्जा में भव्यता उत्पन्न, जो रिक्त स्थान होता है ये हमारे सज्जा, जो भी हम सज्जा करना चाह रहे हैं उस सज्जा में क्या करती है, भव्यता उत्पन्न होती है और बृहत्ता में वृद्धि होती है। ठीक है, रिक्त स्थान जो हमारे कला है, जो भी हमारी सज्जा हम कर रहे हैं उसमें एक भव्यता और बृहत्ता को वृद्धि होती है। तो ये हमने देख लिया कला के तत्व। कला के तत्व के बारे में हमने बात की कि कला के तत्व कितने थे, 7 थे। ठीक है, हमने रेखा के बारे में बात की। रेखा के बारे में हमने देखा कि लंबी रेखा है, समतल रेखा है, तिरछी रेखा है, ये हमने कला के तत्वों के बारे में बात की। ठीक है, तिरछी रेखाएं, वक्र रेखाएं, फिर आकार, आकार रेखा, वर्ग आकार। वर्ग कैसे बन रहे थे, 2 समतल और 2 लंबी रेखाओं के मेल से वर्ग बन रहे थे। फिर हमने आयताकार देखा था। आयताकार में हमने क्या देखा था, 2 समतल और 2 लंबी रेखाएं जब असमान रूप से मिलती है तो वो एक आयत का निर्माण करते हैं। त्रिभुज जब 2 तिरछे और 1 समतल रेखा बनती है तो वो त्रिभुज का निर्माण करते हैं। वक्र, इसमें 2 रेखाएं आपस में मिलती हैं तो वक्र बनते हैं। 2 वक्र रेखाओं के मिलने से वक्र बनता है। पंचभुज, इसमें 4 तिरछी रेखाएं और 1 समतल रेखाएं होती है। षष्ठभुज में 4 तिरछी रेखाएं और 2 लंबी रेखाएं होती हैं। फिर हमने पोत के बारे में बात की। पोत क्या होता है, किसी भी चीज़ का टेक्सचर्स को बताता है, जैसे चिकना, मुलायम, स्पंजी, दानेदार। जब हम उसको टच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके पोत या टेक्सचर्स क्या है। फिर नमूने के बारे में बात की। नमूने हमने 3 देखे, प्राकृतिक नमूने, ज्यामितीय, मिश्रित। प्राकृतिक में हम प्रकृति से संबंधित चित्रों को लेते हैं और उनको प्रदर्शित करते हैं, वो प्राकृतिक नमूने कहलाते हैं। ज्यामितीय नमूने में हम लाइंस का उपयोग करते हैं, जब भिन्न भिन्न प्रकार के लाइंस को मिलाकर हम डिजाइन बनाते हैं तो वो ज्यामितीय नमूने हैं। फिर मिश्रित, इसमें प्राकृतिक और ज्यामितीय दोनों का उपयोग किया जाता है। फिर रंग हमको आकर्षण, सुंदरता, विशिष्टता प्रदान करता है। प्रकाश भी हमको जब अलंकरण का भाव हमको दिखाना है तो हमें प्रकाश आवश्यक होता है। प्रकाश आशा, विश्वास, उल्लास उत्पन्न करता है। प्रकाश 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। फिर हमने बात की रिक्त स्थान की।
ठीक है, तो हमने ये कला के तत्वों के बारे में डिटेल से बात कर ली। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।